आज की वीडियो है हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स का। हम देखेंगे पूरा सिलेबस। तो इसमें आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी आ रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग, बजट, फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये 4 चीज़ें हैं। और आप इंडियन इकोनॉमी में है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पॉवर्टी चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट। इनके मार्क्स देख लो। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें फॉरेन एक्सचेंज भी है, ये 6 मार्क्स का। तीनों मिला के हो गए 18 मार्क्स। जबकि इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसीज तक 12 मार्क्स का। और इसके अलावा पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, ये 10 मार्क्स का। यानी टोटल हो गए 22 मार्क्स। और वो है पीछे 18 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, टोटल हो गए 40 मार्क्स। पहला है मनी एंड बैंकिंग। उसमें आपका सिलेबस में है कि मीनिंग क्या है मनी के, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नेट डिपॉजिट, नेट डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है कमर्शियल बैंक के पास, मनी क्रिएशन कैसे करते हैं कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, बैंक इशू क्या होता है, नोट इशू करने का ये कार्य क्या होता है, फंक्शंस, गवर्नमेंट बैंक और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये पूरा आपका सिलेबस है मनी एंड बैंकिंग का। दूसरा है इसमें गवर्नमेंट बजट। बजट में क्या बजट के मीनिंग है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके कंपोनेंट है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है बजट के कंपोनेंट्स का, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब क्या होता है। मेजर्स क्या होते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट्स के, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के, इनके मीनिंग क्या है, इनकी इम्प्लीकेशन क्या है। इसके अलावा जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के मीनिंग क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें हैं। इंडियन इकोनॉमी में जो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन होगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन 5 क्लोज क्या थे हमारे 5 प्लानिंग में, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ क्या हुई एग्रीकल्चर की, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी या आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाला क्या था, फॉरेन ट्रेड, उसके बाद हमारी पॉलिसीज़ क्या थी। उसके बाद हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो अपनाए 1991 में, जिन्हें हम एलपीजी पॉलिसीज़ भी कहते हैं, वो क्या था, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, इसके बारे में। इसके बाद जो चैलेंजेस हैं इंडिया के, करंट चैलेंजेस, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, इसमें है पॉवर्टी में हमसे पूछा, हमारा सिलेबस है एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, मेन प्रोग्राम्स क्या है पॉवर्टी एलिवेशन के, और क्रिटिकल असेसमेंट, ये इनका करना है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और की इश्यूज़ क्या है रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, क्रेडिट क्या है क्रेडिट के रिगार्डिंग, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, और रोल क्या है कोऑपरेटिव्स का, और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ये है हमारा पूरा इसमें। तो देखो सबसे पहले हम मनी इन बैंकिंग चैप्टर करते हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसके मार्क्स तो आपको पूरे ही मिलने चाहिए। देखो सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग में है कि मनी क्या होती है, तो आपको मनी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर मान लो आपको कुछ सामान किसी से ख़रीदना है या बेचना है, दोनों में मनी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी से कोई सामान खरीदने जाते हो तो आज की डेट में आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ये लेकिन ये मनी वर्ड आया कहाँ से, पैसा, मुद्रा, मनी, ये सब आया कहाँ से। ये आया जब पुराने ज़माने में लोगों को मनी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज करते थे। कोई सामान होता था उससे एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये प्रॉब्लम फेस की जाने लगी कि मनी के बाद ये जो कमोडिटी एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, इसमें दिक्कत आने लगी कि ज़रूरत जो चीज़ हमें चाहिए वो सामने वाले के पास हो या ना हो, और जो सामने वाले को चाहिए वो हमारे पास है या नहीं है। या फिर हम किसी भी वैल्यू को उनका मेजरमेंट कैसे करें, कि मतलब कितने गेहूँ के बराबर कितने चावल मिलने चाहिए, कितने गेहूँ के बराबर कितना दूध मिलना चाहिए, ये भी हम मेजर कैसे करें, और फ्यूचर की पेमेंट्स को कैसे करें, तो ये सब दिक्कत आती थी। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि एक बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था। इसके बाद इसकी कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स थी, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि दोहरी इच्छा, यानी दोनों तरफ से एक इच्छाओं का कोइंसिडेंस होना। एक तो होता है कोइंसिडेंस होना, एक होता है डबल कोइंसिडेंस होना। यानी मान लो मुझे चावल चाहिए और चावल आपके पास है, और आपको दूध चाहिए, दूध मेरे पास है, तो ये तो डबल कोइंसिडेंस हो गया। मान लो मुझे चावल चाहिए, चावल आपके पास है, ये कोइंसिडेंस है। लेकिन आपको दूध चाहिए, दूध मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर दूध आपको चाहिए और आपको दूध मेरे पास है, तो ये तो डबल कोइंसिडेंस हो गया। ये जब होता था तभी तो एक्सचेंज होता था। अगर मान लो दोनों तरफ से एक के पास भी वो चीज़ नहीं है जो एक दूसरे में से किसी को चाहिए, तो दोनों तरफ से ये तो मतलब एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में लेक ऑफ डिविजिबिलिटी। कमोडिटी को आप डिवाइड नहीं कर सकते थे। या फिर इसके बाद ये देख लो स्टोर ऑफ वैल्यू।
आप वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। आज की डेट में आपको 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए स्टोर करने हैं, आप कर सकते हो इजीली, लेकिन बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप बार्टर सिस्टम में मान लो आपको अगर 10 हाथी की वैल्यू को स्टोर करना है, तो आप 10 हाथी को कैसे स्टोर करोगे? आज की डेट में तो आप 10 हाथी को बेच के उनके पैसों को अलमीरा में रख सकते हो, बाद में जब खरीदना हो दोबारा खरीद सकते हो। तीसरा इसमें प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। आज की डेट में तो आप बता सकते हो कि ये बाइक 10,000 की है, ये मोबाइल 20,000 का है, लेकिन उस वक्त तो पैसा था ही नहीं, मनी तो थी नहीं, तो आप बताओगे कैसे कि ये चावल कितने, क्या है इनकी वैल्यू? तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू बड़ा डिफिकल्ट था। इसी तरह स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स, तो फ्यूचर पेमेंट्स में बड़ी दिक्कत आती थी। आज की डेट में तो आप किसी से भी लोन ले सकते हो, ब्याज दे सकते हो, फ्यूचर में पेमेंट्स कर सकते हो, लेकिन पहले तो आपको कमोडिटी लेनी थी, वो कमोडिटी ही वापस करनी है, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन मनी ने क्या किया, इन सभी कार्यों को ईजी कर दिया, इसीलिए ये सभी जो प्रॉब्लम्स है ये मनी के क्या बन गए, फंक्शंस। तो कभी भी एमसीक्यू बनेगा ABCD वाला, तो वो अगर वो पूछेगा कि क्या फंक्शंस है मनी के, तो यही है फंक्शंस, कि वो एक्सचेंज को ईजी कर देता है, वैल्यू स्टोर करने में मदद करता है मनी, वैल्यू के मेजरमेंट को में मदद करता है, फ्यूचर पेमेंट्स या फिर डेफर्ड पेमेंट्स में हेल्प करता है मनी। कैसे करता है वो आपको पता ही है, ठीक है। अब बात आती है इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का विकास कैसे हुआ। अब देखो मनी के ना कई टाइप्स के हुए हैं। शुरुआत में क्या हुआ, मनी जो कॉइन्स में बनी थी, या उससे पहले तो सिंबल्स के हिसाब से मनी बनाई होगी राजा महाराजाओं ने, उसके बाद कॉइन्स में बनी, कॉइन्स भी कौन से, गोल्ड और सिल्वर के या फिर कोई धातु के। उसके बाद धीरे धीरे वो धातु जो है चेंज कर दी गई, है ना। आज की डेट में आपने देखा फिर पेपर करेंसी आ गई, ठीक है। उसके बाद पेपर करेंसी के बाद प्लास्टिक मनी आ गई, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड। प्लास्टिक मनी के बाद आपके ये बैंक मनी भी आ गई, चेक वगैरह। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई, अब तो क्रिप्टो करेंसी वगैरह। तो हमने देखा कि मनी कैसे कैसे अपने रूप बदलती जा रही है, लेकिन मनी का कार्य वही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कुछ सामान लेना है, देना है, तो आपको मनी का ही ज़रूरत पड़ेगी ना। अब मनी जो होती है उसके टाइप्स इसमें देखो लिखा हुआ है, फुल बॉडीड मनी, एक होता है फुल बॉडीड मनी, ये ध्यान रखना, फुल बॉडीड मनी, और एक होता है क्रेडिट मनी। इनमें क्या डिफरेंस है? तो फुल बॉडीड मनी वो होती है जिसमें फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर हो। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और इंट्रिंसिक मूल्य का मतलब होता है धातु मूल्य, हिंदी में धातु मूल्य। मान लो एक पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के जो कोइंस होते थे, उनको अगर आप पिघला के बेचोगे तो भी वो उतने के ही बिकते थे, यानी उनकी जो धातु मूल्य है, मेटल वैल्यू है, वो भी उतनी होती थी, इक्वल होती थी। जितना छपा हुआ है अगर तोड़ फोड़ के बेचोगे तब भी उतने का बिकता था। तो इनको क्या बोलते थे हम, फुल बॉडीड मनी। लेकिन वो करेंसी मान लो कोइन की जो छपा हुआ है, जैसे आज की डेट का जो 1 रुपया है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू तो बहुत कम है, इसको बोलते हैं हम क्रेडिट मनी, या फिर हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फुल बॉडीड मनी मतलब ये रिप्रेजेंट करती है फुल बॉडीड मनी को, या बोलेंगे क्रेडिट मनी। जैसे नोट है 10 रुपये का या 50 रुपये का, आप अगर उस पर से मिटा दोगे 50 रुपये, बिल्कुल उसे ख़राब कर दोगे, वो कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा, उसकी तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, तो ये क्रेडिट मनी है। इसके बाद आता है एक और फुल फियाट मनी और फ्यूडिशरी मनी। ये आपको पता होना चाहिए। फियाट मनी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर देती है 10 रुपये का नोट या 20 रुपये, जितने भी करेंसी है, गवर्नमेंट ये ऑर्डर करती है कि ये चलेंगे। अगर आप किसी दुकानदार के पास ये नोट लेकर जाओगे तो वो डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन फियाट मनी, फिड्यूशरी मनी वो होती है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे नहीं चलती, या आपसी ट्रस्ट पर चलती है। जैसे मान लो आप चेक लेके जाते हो किसी के पास, तो वो उसकी मर्जी है, वो ले या ना ले, उसमें कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है। तो फियाट मनी वो जिसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, और फिड्यूशरी मनी वो जो आपसी ट्रस्ट पर चलती है, जैसे बैंक मनी या जो भी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर वही जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिस पे करेंसी पे, वो लीगल टेंडर है, और जिस पे गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है जैसे चेक वगैरह हो गए, तो इसलिए नॉन लीगल हो गए। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे मान लो आप कोई दुकान पे 10 लाख का सामान लेने गए, 10 लाख की गाड़ी ली आपने, और आप उसको ना नोट की जगह कॉइन्स देने लगो, तो डिनाई कर सकता है, क्योंकि जो कॉइन्स है ना उनका लीगल टेंडर तो है, वो लीगली मान्य है, उनके पे गवर्नमेंट का ऑर्डर है, लेकिन लिमिटेड है। आप एक लिमिटेड वैल्यू तक ही उस कॉइन्स को पैसे दे सकते हो किसी को। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 50 लाख रुपए आपको कॉइन्स में दूंगा, क्योंकि अनलिमिटेड लीगल टेंडर नहीं है। जबकि आप नोट्स अगर देते हो तो कोई भी आपको ये नहीं कह सकता आप 10 लाख रुपए मुझे नोट्स में मत दो या कुछ और दो, क्योंकि वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है नोट का, है ना। देखो इसके बाद आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? तो मनी सप्लाई जो होता है ना,
मनी सप्लाई का मतलब है कि देश में इस वक्त करेंसी कितनी है, करेंसी सर्कुलेशन में कितनी है। जैसे नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त जो 500 और 1000 के नोट थे वो कितनी वैल्यू के थे, तो वो उसकी मनी सप्लाई थी, है ना। मैं मान लेता हूँ कि आज की डेट में करेंसी लोगों के पास 5 लाख रुपए है, प्लस बैंकों में डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं, बैंकों में डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं, ठीक है, प्लस अदर डिपॉजिट कितने हैं, कमर्शियल बैंक्स जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके आरबीआई के पास रखे हुए, इनको अगर मिला देंगे तो मनी सप्लाई बन जाएगी। ये फॉर्मूला है M1 का। हमारे पास मनी सप्लाई मेजर करने के 4 फॉर्मूले हैं, M1, M2, M3 और M4, लेकिन सिलेबस में हमारा M1 ही है। लेकिन हम ये तीनों को भी देखेंगे एक बार, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें हमें ये पता होना चाहिए M2, M3, M4। फिलहाल M1 का फॉर्मूला बनता है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब करेंसी लोगों के पास कितनी है, DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जिन्हें कभी भी डिमांड किया जा सकता है। जैसे आपके जो बैंक में पैसे हैं अगर वो फिक्स डिपॉजिट में है तो क्या आप कभी भी डिमांड कर सकते हो, नहीं, तो ये डिमांड डिपॉजिट नहीं है। लेकिन अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं या करेंट अकाउंट में पैसे हैं तो इनको आप कभी भी डिमांड कर सकते हो, कभी भी चेक से निकाल सकते हो, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से निकाल सकते हो, तो इसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो मान लो, मैं सिंप्लिसिटी के लिए मान रहा हूँ कि देश में करेंसी लोगों के पास 5 लाख रुपए की है टोटल, और डिमांड डिपॉजिट्स बैंकों के पास 2 लाख के पड़े हैं, और कमर्शियल बैंक्स के जो अदर डिपॉजिट हैं जो आरबीआई के पास पड़े हैं वो पड़े 1 लाख के। तो 5 2 7 और 1 8, तो टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी इकोनॉमी में, 8 लाख। ये हमने मेजर करी है इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो जब भी हम किसी चीज़ को किसी समय बिंदु पर एक पॉइंट पर मापते हैं तो उसे बोलते हैं हम स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो कभी भी क्वेश्चन बनेगा मल्टीपल चॉइस में कि मनी सप्लाई जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो आपको बोलना है स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्लो कॉन्सेप्ट वो होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट कौन सा होता है जिसे हम किस पे मापते हैं, जिसे हम एक पॉइंट ड्यूरेशन पे मापते हैं। जैसे मेरी इनकम महीने की कितनी है, या मेरा हफ्ते का खर्चा कितना है, या आपकी एक हफ्ते की पॉकेट मनी कितनी है, क्योंकि आप एक से ड्यूरेशन में नाप रहे हो, पीरियड में माप रहे हो, तो इसे बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। और जो चीज़ आप फ्लो पीरियड में नहीं मापते, ड्यूरेशन में नहीं मापते, उसे बोलते हैं हम स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे अनिल अंबानी या धीरू अंबानी की आज की डेट में वेल्थ कितनी है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी है, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। अब जैसे मैंने बताया था कि आपको कि M1 का फॉर्मूला आपको पता है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब करेंसी, DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट, OD का मतलब अदर डिपॉजिट। इसके अलावा M2 का फॉर्मूला क्या होता है, M1 पूरा का पूरा ऊपर का प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्ट ऑफिस में भी कुछ पैसे रखे जाते हैं वो। M3 का फॉर्मूला क्या है, M1 प्लस फिक्स्ड टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक। M4 का फॉर्मूला क्या है, M2 M3 प्लस टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है। M1 का फॉर्मूला जो है जिसमें C और ये लिया जा रहा है, M2 में M1 ये पूरा और पोस्ट ऑफिस की सेविंग भी ली जा रही है, और M3 में ये टाइम डिपॉजिट। अब सवाल ये बनता है कि इन सब में सबसे ज़्यादा नैरो डेफिनेशन कौन सी है मनी सप्लाई की, नैरो, और सबसे ज़्यादा ब्रॉड डेफिनेशन कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा नैरो यानी संकुचित मतलब कम, जिसमें सबसे कम सामान लिया जा रहा है वो है M1। तो MCQ में अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नैरो डेफिनेशन है तो ये है, बोला जाए कि कौन सी ब्रॉड डेफिनेशन है मनी सप्लाई की तो ये है M4, क्योंकि इसमें सब कुछ, बहुत सारी चीज़ इसमें सब कुछ ही ले लिया ना, M3 में ये सब ले लिया और ये भी ले लिया, है ना। चलो ये क्लियर हो गया। अगला सवाल बनता है एग्ज़ाम में कि कौन सी इसमें जो है लिक्विड है, मोस्ट लिक्विड है, और कौन सी लीस्ट लिक्विड है। लीस्ट लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है कि किसको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट कौन सी मनी सप्लाई वाला कौन सी होगी, सबसे ज़्यादा ये लिक्विड है ना। तो क्योंकि इसमें करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट है, अदर डिपॉजिट है, लेकिन इसमें देखो टाइम डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक के पास जो फिक्स डिपॉजिट होता है आप इसे ईजिली नहीं निकाल सकते, तो ये एक तरह से क्या है, लीस्ट कम लिक्विड है। तो हम देखें कि सबसे ज़्यादा मोस्ट लिक्विड कौन सी है, M1, और सबसे कम लीस्ट लिक्विड कौन सी है, M4, ठीक है। अगर वो बोले लेस लिक्विड कौन सी है तो ये M2 M3 लेस लिक्विड है,
M1 से कंपेरेटिवली। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लीस्ट लिक्विड है, कौन सी मोस्ट लिक्विड है। अक्सर बच्चों से पूछा जाता है मोस्ट लिक्विड, तो मोस्ट लिक्विड में ये लिखा M4 लिखा जाता है, या फिर लीस्ट लिक्विड में M1 लिखाते हैं। M1 मोस्ट लिक्विड है, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है M1 का दे रखा है C + DD + OD, इसी तरह M2 का फॉर्मूला दे रखा है सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड ये सब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हाई पावर्ड मनी क्या होती है। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला होता है, देखो जो करेंसी है सर्कुलेशन में प्लस जो डिपॉजिट्स हैं वोल्ट कैश पे, कमर्शियल बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, आर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन वोल्ट कैश अपने पास, वोल्ट कैश में, और प्लस आरबीआई के पास कितने रिजर्व पड़े हैं कमर्शियल बैंक के, ठीक है। ये बन जाता है हमारा हाई पावर्ड मनी। तो ये हमारा देखो ये बनता है हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला, हाई पावर्ड मनी R + C करेंसी मतलब करेंसी, और R मतलब C मतलब रिजर्व्स है, और R मतलब करेंसी है यहाँ पर। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि वो व्हाट यू मीन बाय मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला देखो ये होता है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला M/H, यानी स्टॉक ऑफ मनी कितना है करेंसी में, है ना, और हाई पावर्ड मनी कितनी है। हाई पावर्ड मनी मतलब स्टॉक ऑफ मनी करेंसी कितनी है, C प्लस रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस रिजर्व्स विद आरबीआई, है ना, कमर्शियल बैंक के। ये फॉर्मूला बन गया हमारा मनी मल्टीप्लायर का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बैंक्स क्या होते हैं और कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। देखो बैंक्स का मतलब है जो पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करें और लोन दें। देखो बैंक्स का काम ही यही है। बैंक्स वरना चलते कैसे हैं, बैंक ऐसे ही चलते हैं कि वो पब्लिक का पैसा अपने पास रखते हैं, उसको लोन के रूप में लोगों को देते हैं और उस ब्याज से पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो जब पैसा जमा करते हैं तो कम ब्याज देते हैं, और जब लोन देते हैं तो ज़्यादा ब्याज लेते हैं, यही उनका प्रॉफिट होता है। तो यही है। अब देखो क्वेश्चन यही निकल के आता है कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं बैंक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसको हिंदी में बोलते हैं साख निर्माण, जिन बच्चों को हिंदी है उसको देख लें, साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। तो देखो इसको सिंगल बैंकिंग सिस्टम से समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, उसने बैंक में पैसा जमा कराया। अब मान लेते हैं इकोनॉमी में एक ही बैंक है, उसने 1,000 रुपये बैंक में जमा कराए, तो बैंक क्या करता है, इसको अपने पास तो रखेगा नहीं। बैंक क्या करेगा इन पैसों का, बैंक इन्हें क्या करेगा, लोन पे देगा। लेकिन क्या वो 1,000 के 1,000 रुपये लोन पे दे देगा, नहीं। वो क्या करेगा, कुछ परसेंटेज यहाँ पर अपने पास रखेगा, कुछ परसेंटेज मान लो कह दें कुछ इसमें रिजर्व रखेगा, है ना, मान लो 10%, तो 1,000 का 10% 100, बाकी के 900 रुपये क्या दे देगा, लोन पे दे देगा। अब देखो मान लो बहुत सारे बैंक्स हैं, तो जब बैंक लोन देता है ना, तो जिसको लोन देता है वो भी बैंक में रखता है। पहली बात तो बैंक्स क्या होता है, लोन कभी भी देते हैं तो कैश में नहीं देते, वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। आपका अकाउंट खोल देंगे, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह जब अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो ज़्यादातर बैंक लोग अपने अकाउंट में ही पैसा रखते हैं। तो मान लो ये किसी और अकाउंट में, किसी और बैंक में पैसा रखता, तो वो बैंक वाले लोन पर चढ़ा देते। लेकिन मान लेते हैं कि एक ही बैंक है इकोनॉमी में, यही बैंक है ए बैंक। अब इसने क्या करा, व्यक्ति ने 900 रुपये तो इसके बैंक में ही है। अब बैंक क्या करेगा, इन 900 रुपये को भी इनमें से फिर 10% अपने पास रखेगा, 90 रुपये। बाकी के 810 रुपये, इस 900 में से 810 रुपये, क्योंकि वो 10% रख रहा है अपने पास, फिर 810 रुपये क्या दे देगा, लोन पर दे देगा आगे। ये 810 रुपये जिसने लोन पे दिया उसने भी बैंक में जमा करे। फिर क्या करेगा बैंक, इस 810 का 10% रोकेगा अपने पास 81, फिर बाकी के 729 रुपये लोन पर दे देगा। और ऐसे करते करते इस 1,000 रुपये के आधार पे बैंक कितने लोन चढ़ा देगा, 10,000 का क्रेडिट क्रिएशन कर देगा, लोन का निर्माण कर देगा। इसी को बोलते हैं साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। आप देख रहे हो कि 1,000 के बदले 10,000 का। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी अगर सभी लोग एक साथ बैंक के पास चले गए पैसा निकालने, तो बैंक के पास इतना पैसा है ही नहीं, उसके पास एक्चुअल में इतना पैसा है ही नहीं, क्योंकि उसने मल्टीपल टाइम्स लोन दिया हुआ है। जितना आपका पैसा, जो लोगों के पास पैसा था उसका कई गुना वो उसने लोन दिया है। और यही इसी बैंकिंग सिस्टम पर या इसी प्रणाली पर बैंक्स काम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो प्रॉफिट कमाते हैं। और बैंक को जनरली ये पता होता है कि सब लोग एक साथ पैसा निकालने नहीं आते, और ये ह्यूमन बिहेवियर है और ये चला आ रहा है। ऐसा होता है कि सब लोग एक साथ पैसा निकालने नहीं जाते, इसीलिए बैंक्स जो है वो ग्रो करते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमाते हैं और क्रेडिट क्रिएशन भी करते हैं। क्योंकि देखो सबको पैसों की ज़रूरत नहीं होती, बिजनेसमैन पैसे की ज़रूरत होती है, तो बिजनेसमैन बैंकों से पैसा लेते हैं, अपने बिजनेस में लगाते हैं
और ब्याज भी देते हैं, और इस तरीके से बैंकिंग भी सिस्टम भी चलता है, मनी सिस्टम भी चलता है, इकोनॉमिक सिस्टम भी या इकोनॉमी भी इसी तरह से चलती है। तो अब ये सवाल उठता है कि कितने पैसे पे कितना लोन दे सकता है। अगर हम इसे फॉर्मूले के थ्रू समझें तो कैसे समझ सकते हैं। तो देखो, एक होता है फॉर्मूला कि अगर हमें क्रेडिट क्रिएशन निकालना हो, है ना, तो क्या फॉर्मूला है उसका, क्रेडिट क्रिएशन। तो उसका एक फॉर्मूला है 1 रिजर्व रेशियो इंटू प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट जो, जैसे मैंने पहले बार इसमें अभी जो एग्जांपल हमने किया था उसमें एक व्यक्ति आया था ना, उसने 1000 रुपये बैंक में जमा कराए थे, ये प्राइमरी डिपॉजिट था शुरुआत का। इसके बाद जितने भी उसने, मान लो बैंक ने 100 रुपये रख लिए, 900 रुपये लोन पे दे दिए, 900 में से फिर 90 रुपये रख लिए, 810 रुपये लोन पे दे दिए। ये जितना है ये सेकेंडरी डिपॉजिट है, क्योंकि ये प्राइमरी डिपॉजिट के आधार पर बैंक में जमा हो रहा है ना बाद में, तो ये बाकी सब सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं। वो पहला वाला प्राइमरी डिपॉजिट है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं एक बार। तो प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब हो गया जो सबसे पहले पैसा बैंक में आया। अब मान लो 10% रिजर्व रेशियो है और 1000 रुपये बैंक में आया शुरुआत में, तो कितना क्रेडिट क्रिएशन बैंक कर देगा। तो 1/10 परसेंटेज की जगह इंटू 100 इंटू 1000, जीरो से ये जीरो गया तो आंसर आया 10,000। ठीक, इसको माइंड में रखना कि अगर हमने रिजर्व रेशियो हमारा 10 है तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन, शॉर्ट में लिखेंगे क्रेडिट क्रिएशन कितना आया, 10,000। अब दूसरा देखते हैं कि अगर क्रेडिट क्रिएशन हमें निकालना हो, अगर 10% ही हमारा रिजर्व रेशियो है और प्राइमरी डिपॉजिट हमारे पास आया ज़्यादा 2000 का, तो 1/10 इंटू 100 इंटू 2000, इस जीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा, आंसर आएगा 20,000। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे जैसे प्राइमरी डिपॉजिट हमारा पहले 1000 था ना, तो क्रेडिट क्रिएशन कितना था, 10,000। अब हमारा प्राइमरी डिपॉजिट हो गया 2000, तो क्रेडिट क्रिएशन हो गया 20,000। तो हमने देखा कि अगर हम प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ा देंगे तो क्रेडिट क्रिएशन हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। यानी अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करने लगे बैंक्स में, तो हमारे देश में क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट फ्लो, देश में लोन का निर्माण, लोन का फ्लो, मनी फ्लो, यानी डिमांड, टोटल डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, इकोनॉमी में ज़्यादा बेनिफिट एक तरह से होगा। अब देखो, अब क्रेडिट क्रिएशन अगर हमें निकालना है और मान लो हमारा रिजर्व रेशियो 10% की जगह 5% है, यानी हम कम पैसा अपने पास, बैंक्स अपने पास कम पैसा रख रहे हैं 5%, तो परसेंट के लिए यहाँ 100 लग जाएगा। प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है मान लो, तो 5 दूनी 10, 20 आ गया 20,000। हमने देखा कि अगर बैंक अपने पास ज़्यादा पैसा ना रखें, रिजर्व रेशियो को घटा दें, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी हम अगर रिजर्व रेशियो, कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रेशियो ज़्यादा रखें तो बैंक का क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में कम हो जाएगा, और अगर रिजर्व रेशियो कम कर दें, यानी बैंक्स अपने पास रिजर्व के रूप में कम पैसे रखें, तो इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन यानी लोन का निर्माण, क्रेडिट फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, मनी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। यानी सिंपल सी चीज़ है कि अगर बैंक्स अपने पास रिजर्व के रूप में ज़्यादा पैसे रखेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और बैंक्स अपने पास रिजर्व के रूप में ज़्यादा पैसे रखेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और कम पैसे रखेंगे अपने पास रिजर्व के रूप में तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो जाएगा। और प्राइमरी डिपॉजिट का सीधा सीधा रिलेशन है, प्राइमरी डिपॉजिट अगर बैंक्स में बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, प्राइमरी डिपॉजिट घटेगा तो क्रेडिट क्रिएशन घटेगा। अब देखो, सवाल उठता है कि क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब होता है, एक मिनट रुको, कि कितना जो है, कितने गुना लोन दिया जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/RR। यानी अगर मान लो क्रेडिट रिजर्व रेशियो है 10%, 10 ऊपर इंटू 100, जीरो से जीरो 10 गुना, यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर है 10, यानी जितना प्राइमरी डिपॉजिट आएगा उसका 10 गुना लोन दिया जा सकता है अगर रिजर्व रेशियो 10% है। और अगर रिजर्व रेशियो 5% है तो निकालें, तो 1/5 इंटू 100, 5 दूनी 10, 20 गुना। यानी क्रेडिट फ्लो, जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो 20 है, यानी क्रेडिट क्रिएशन 20 गुना होगा, या 20 मल्टीपल होगा कितने से, प्राइमरी डिपॉजिट से। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर में कंफ्यूज मत होना। मल्टी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था करेंसी कितनी है अपॉन में हाई पावर्ड मनी कितनी है, और जबकि क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/RR। और अगर वो एग्जाम में ये बोल देता है 1/LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो, तो ये भी सेम ही बात है। अब देखो, अगला सवाल ये है कि सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई क्या होता है। तो आरबीआई एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। ये सवाल एमसीक्यू में बन सकता है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, 1935 में इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद हमारे जो
मतलब ये 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। और आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है, ये जो कंट्रोल करता है पूरी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम को, मनी सिस्टम को, मॉनेटरी सिस्टम को, क्रेडिट फ्लो को, ये वो करता है। लेकिन पहले ये रेगुलेट करता था, अब फैसिलिटेट करता है। पहले ये रेगुलेटर के रूप में काम करता था, अब फैसिलिटेटर के रूप में भी काम करता है और दिशा निर्देश जारी करता है। कमर्शियल बैंक्स को सलाह मशवरा जो भी देना है, गवर्नमेंट के बैंक के रूप में भी काम करता है, कमर्शियल बैंक्स के बैंक के रूप में भी काम करता है। कमर्शियल बैंक्स को लोन की सुविधा देना है तो ये काम करता है। अंतिम ऋणदाता यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के रूप में काम करता है। अगर कहीं से लोन नहीं मिलेगा कमर्शियल बैंक्स को तो यहाँ जा सकते हैं कमर्शियल बैंक्स लोन लेने के लिए। ये मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई, इन्फ्लेशन ना आए, ना ही डिफ्लेशन या फिर कहें तो डिप्रेशन या रिसेशन, मंदी वगैरह ना आए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए बेकार होती हैं। बेकार क्यों होती हैं? जैसे मान लो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा अगर मनी फ्लो आ गया या क्रेडिट फ्लो हो गया तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगा। और ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन कई गुना बढ़ जाए, जैसे जिम्बाब्वे और वेनेजुएला और अदर कंट्रीज़ में आपने देखा होगा पास्ट में ऐसा हुआ है उनके साथ कि उन्होंने जो उनका जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नोट इशू कर दिए। सोचा कि नोट इशू कर देंगे, पैसा ज़्यादा छाप देंगे तो हमारे देश में तरक्की आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। कमोडिटी अगर नहीं बढ़ रही है इकोनॉमी में, अगर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ रही हैं, जबकि आपने नोट ज़्यादा छाप दिए, तो क्या होगा? गुड्स तो मान लो सेब तो 1 किलो ही है, खरीदने वाले 100 की जगह 1000 हो जाएंगे, तो सेब की कीमत 100 रुपये किलो की जगह 1000 रुपये किलो हो जाएगी। और जब सेब की कीमत 1000 रुपये किलो हो जाएगी तो क्या होगा? लूट मार होगी। ऐसे ही वेनेजुएला में हुआ था, ऐसे ही जिम्बाब्वे में हुआ था कि लोग लूट मार कर रहे थे, मार काट करने चालू कर दी थी। वो इसीलिए कर दी थी क्योंकि जहाँ वहाँ पर ब्रेड की कीमत, जो 20 रुपये का ब्रेड आता है, उसकी 1000, 2000, 4000, 10,000 रुपये हो गई थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा कीमत बढ़ गई थी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर मनी ज़्यादा सप्लाई इकोनॉमी में हो गई, यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गई एक तरह से। तो ये सिचुएशन बेकार है। इसी तरह अगर डिप्रेशन आ जाए, रिसेशन आ जाए, तो प्रोड्यूसर्स ना प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और जब प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ से होगा, लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो यानी डिप्रेशन यानी रिसेशन यानी मंदी भी एक बेकार स्थिति है। तो कहा जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लेशन और ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रेशन, रिसेशन, दोनों सिचुएशन ठीक नहीं है। तो उन दोनों सिचुएशन को ठीक करने के लिए यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए आरबीआई हमेशा इकोनॉमी को कंट्रोल या इकोनॉमी पर चेक रखता है एक तरह से, ठीक है। तो अब देखो आरबीआई का एक और काम है देश में मनी सप्लाई करना या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। अब आरबीआई मनी सप्लाई तो करता है और नोट इशू भी करता है, यानी नोट जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। लेकिन क्या आरबीआई ऐसे ही नोट जारी कर देगा, आज मन करा नोट छाप दिए? नहीं, आरबीआई को एक रिजर्व सिस्टम फॉलो करना पड़ता है जिसे बोलते हैं एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एमआरएस मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली। देखो इस न्यूनतम कोष प्रणाली में क्या होता है, आरबीआई के पास हमेशा जब उसे नोट जारी करने हैं या नोट छापने हैं तो उसके पास 200 करोड़ का रिजर्व होना ज़रूरी है। उस 200 करोड़ में 85 करोड़ का गोल्ड होना ज़रूरी है और 115 करोड़ की फॉरेन करेंसी होनी ज़रूरी है। ये जब होगा तभी आरबीआई क्या है, नोट छाप सकता है, नोट इशू कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई सारे नोट और करेंसी जो है इशू करता है, लेकिन कॉइन्स आरबीआई नहीं इशू करता, यानी कॉइन्स पर आरबीआई के गवर्नर के साइन भी नहीं होते और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्ट्री उसे इशू करती है। यहाँ तक कि 1 रुपये का कॉइन या नोट भी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है वो आरबीआई इशू नहीं करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के। तो पहला सेंट्रल बैंक का फंक्शन तो यही है कि वो करेंसी इशू करता है, उसके पास सोल राइट है और कोई भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन नोट इशू नहीं कर सकती। क्रेडिट कंट्रोल करता है क्रेडिट को। वो जैसे बताया था मैंने कि मॉनेटरी सिस्टम यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है फॉलो, वो आरबीआई करता है। 2 तरह की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय का मतलब होता है राजा की नीति। तो राजकोषीय नीति कौन जारी करता है, वो करती है गवर्नमेंट। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, वो करता है आरबीआई। तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अपनी इकोनॉमी में कंट्रोल करता है क्रेडिट को या मनी फ्लो को। और ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है क्या होती है, एक तरह से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सभी क्या हैं, या फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट और मॉडल सुएशन, ये सारी जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगला फंक्शन है आरबीआई का बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का बैंक के रूप में कार्य करता है। जो बैंक्स जैसे हमारा मान लो कोई हमारा एजेंट है, वो हमारे बिहाफ पे सारे काम करता है, उसे अब गवर्नमेंट का एजेंट बन के या गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ बेचना खरीदना है, जो भी काम करना है वो आरबीआई करता है।
बैंक को जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सब का बैंक के रूप में भी काम करता है आरबीआई। और लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ये बहुत ध्यान रखना है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, आखिरी रास्ता, एक तरह से आखिरी ऋणदाता। अगर कमर्शियल बैंक या किसी को भी कहीं से मदद नहीं मिलती है तो आरबीआई उनकी मदद के लिए खड़ा है। और आरबीआई का एक और काम है कि वो कस्टडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज है उनका कस्टडियन कौन है, उनका मतलब एक तरह से उनका संरक्षक कौन है, उनका क्या कहें उसको, उनका मतलब एक तरह से रखवाला कौन है, वो है वो कस्टडियन है आरबीआई, है ना। फॉरेन एक्सचेंज जितनी भी हमारे पास फॉरेन करेंसी है उनका रखवाला एक तरह से आरबीआई है। अब देखो ब्रीफ में समझ लो ये सीआरआर वगैरह ये सब क्या होता है। तो सीआरआर का मतलब होता है एक कैश रिजर्व रेशियो, यानी एक वह मिनिमम अमाउंट जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना होता है। ठीक है, हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ अमाउंट रखवाना होता है, उसे बोलते हैं सीआरआर। देखो बेसिकली इसका मोटिव यही है कि क्या होता ना, पहले बैंक्स ना आज़ादी से पहले या अंग्रेज़ों के टाइम में ना बैंक खुलते थे, पैसा जमा करते थे, भाग जाते थे, या भागते भी नहीं थे तो एक डर बना रहता था। तो उसके बाद ये सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, मतलब सेंट्रल बैंक बने और देशों में भी, और इसका यही था कि पूरी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल किया जाए और जितने भी बैंक्स हैं उनका कुछ रिजर्व्स एक सेंट्रल बैंक के पास रखा जाए। तो हर बैंक को, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ मिनिमम अमाउंट रखवाना होता है, उसी को बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में बोलते हैं नकद कोष अनुपात। तो वो कुछ परसेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये सीआरआर है, सीआरआर अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिप्रेशन है, रिसेशन है ना, तो इस सीआरआर को आरबीआई बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई ज़्यादा है, यानी लोगों पे पैसा ज़्यादा है, यानी इकोनॉमी में मनी फ्लो कम है, टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। अब उसे कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को बढ़ा देगा। यानी मान लो पहले बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास अगर मान लो 10% पैसा रखना पड़ रहा था, तो अब आरबीआई कहेगा कि तुम मेरे पास 20% पैसा रखो। तो अब आरबीआई को अपना 20% पैसा वहाँ रखना पड़ेगा। तो उनके पास तो लोन देने के लिए जो पैसा है वो कम बचा, यानी कमर्शियल बैंक्स की जो लोन देने की कैपेसिटी है वो तो क्या हो गई, घट गई। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में लोन का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा और इकोनॉमी में क्रेडिट का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है वो कम हो जाएगा। इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड है वो गिर जाएगी और टोटल डिमांड गिरेगी तो इन्फ्लेशन की समस्या को हल किया जा सकेगा। इस तरह अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है, मंदी है, तो आरबीआई क्या कहेगा, आरबीआई सीआरआर को क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, सीआरआर जो कि ज़्यादा है, मान लो 10% है, तो उसे कम कर देगा 5%। बोलेगा कि अब किसी भी कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास केवल 5% रखवाना है, ज़्यादा नहीं रखवाना। जिससे क्या होगा, सभी बैंकों के पास जो लोन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे इकोनॉमी में लोन का फ्लो बढ़ जाएगा, क्रेडिट का फ्लो बढ़ जाएगा, मनी फ्लो इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, जिससे टोटल डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाएगी और डिप्रेशन की समस्या को हल किया जा सकेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। देखो वैधानिक तरलता अनुपात वह मिनिमम अमाउंट है या न्यूनतम राशि है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब होता है कैश वगैरह में या फिर गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एसएलआर का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। यह वह मिनिमम अमाउंट है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, यानी चिल्लर रूप में रखना पड़ता है खर्चे के लिए या फिर जो भी उसके लिए। तो अब इसका भी वही मोटिव है कि आरबीआई ये चाहता है कि कमर्शियल बैंक सारा पैसा लोन पे ना दे दें, अपने पास रिजर्व में भी कुछ पैसा रखें। अब देखो वही अगला सवाल बनता है कि मान लो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में या डिप्रेशन है, तो उन दोनों सिचुएशन में आरबीआई जो एसएलआर है, आरबीआई उन एसएलआर को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो आरबीआई क्या करेगा, एसएलआर को बढ़ा देगा। यानी अगर आरबीआई कह रहा था कि पहले 20% हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता था लिक्विड फॉर्म में, अब आरबीआई कहेगा कि आपको 30% रखना है। जिससे क्या होगा, हर बैंक के पास लोन देने की जो कैपेसिटी है, लोन देने की कैपेसिटी तो घट जाएगी ना। अब हर बैंक को 30% अपने पास रखना पड़ेगा, तो हर बैंक की जो लोन कैपेसिटी है, लोन देने की कैपेसिटी वो घट जाएगी, क्रेडिट देने की कैपेसिटी घट जाएगी, मनी फ्लो इकोनॉमी में कम हो जाएगा, लोन फ्लो कम हो जाएगा, टोटल डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की समस्या को हल किया जा सकेगा। दूसरी ओर अगर डिप्रेशन है, मंदी है, तो आरबीआई कहेगा एसएलआर को कम कर देते हैं। पहले 20% अपने पास रखने पड़ रहे थे आप लोगों को, अब 10% रखो। जिससे इकोनॉमी में क्या होगा, लोन देने की कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की बढ़ जाएगी, लोन फ्लो इकोनॉमी में बढ़ेगा, क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी,
पैसा बढ़ेगा इकोनॉमी में और डिप्रेशन की समस्या को हल किया जा सकेगा, मंदी की समस्या को हल किया जा सकेगा। मंदी का मतलब क्या है? मंदी का मतलब है लोगों पे पैसा कम है, टोटल डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, इसलिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं कर रहे क्योंकि डिमांड कम है। और इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? लोगों पे पैसा ज़्यादा है, वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, गुड्स कम है, ठीक है, गुड्स की उसकी डिमांड ज़्यादा है। अब देखो अगला सवाल बनता है कि लीगल रिजर्व रेशो क्या है? तो CRR और SLR का प्लस होता है, उसी को बोलते हैं हम लीगल रिजर्व रेशो। अगला सवाल बनता है कि रेपो रेट क्या होता है? तो देखो रेपो रेट वह रेट है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है। अब देखो जैसे मैंने अभी बताया रेपो रेट का मतलब है जिस पर RBI एक वह ब्याज दर जिस पे RBI कमर्शियल बैंक्स को, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको लोन देता है। लोन कौन सा? शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म, है ना, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले में, यानी कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ेंगी, उसके बदले में जो लोन दिया जाएगा उसको बोलते हैं हम रेपो रेट, उस रेट पर दिया जाता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिप्रेशन है तो रेपो रेट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? तो जैसे आपको पता है अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में यानी लोगों पे पैसा ज़्यादा है, मनी फ्लो इकोनॉमी में ज़्यादा है, क्रेडिट फ्लो ज़्यादा है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है मान लो, तो RBI कहेगा रेपो रेट बढ़ा देते हैं। अब जब RBI रेपो रेट बढ़ाएगा यानी कमर्शियल बैंक को अब महंगा लोन मिलेगा, तो कमर्शियल बैंक आगे भी लोन क्या करेंगे? महंगा देंगे, क्योंकि उन्हें महंगा मिल रहा है पैसा। और अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है तो रेपो रेट को RBI क्या करेगा? कम कर देगा। रेपो रेट कम कर देगा तो इकोनॉमी में क्या होगा? लोगों को पैसा, कमर्शियल बैंक को सस्ता लोन मिलेगा तो वो आगे भी सस्ता लोन देंगे, है ना, जैसा कि आज की डेट में हो रहा है। कोरोना पेंडेमिक के बाद RBI ने अपनी बाई मंथली, जो हर 2 महीने में बाई मंथली पॉलिसी निकालता है RBI या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI की, तो वो हमेशा वो अब रेपो रेट को थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहे थे। वो उसका रीज़न यही था ताकि इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक्स को ये इंडिकेशन मिले कि भाई आपको मनी फ्लो या क्रेडिट फ्लो इकोनॉमी में बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना है। और आपने देखा होगा इसी बीच जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे उन्होंने अपनी जो पर्सनल लोन, होम लोन या अदर लोन्स की जो ब्याज दर थी उनको भी कम किया है। इसीलिए क्या है? क्योंकि उनको आगे से लोन सस्ता मिल रहा है और उनको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको क्रेडिट फ्लो इकोनॉमी में बढ़ाना है, ताकि इस डिप्रेशन या रिसेशन की कंडीशन से हम उभर सकें। और इसी की जगह पर अगर इन्फ्लेशन या बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही होती तो RBI ये स्ट्रिक्टली पॉलिसी अपनाता और बोलता कि आपको RBI रेपो रेट बढ़ा देता और कमर्शियल बैंक्स को उसी के मद्देनज़र आगे अपने जो ब्याज दरें हैं उन्हें बढ़ाना पड़ता। ठीक है, आपको समझ आ गया। इसी के उलट एक होता है रिवर्स रेपो रेट। एक बार इसको देख लो, रिवर्स रेपो रेट। इसका सिंपल है, देखो रेपो रेट में RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता था, लेकिन इसमें कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? लोन देते हैं RBI को। अब लोन देना तो ये एक तरह से आप कह सकते हो लोन देना, लेकिन एक्चुअल में कमर्शियल बैंक अपना पैसा RBI के पास रखवा देते हैं, ब्याज उसके बदले ब्याज मिलता है। तो देखो इसका क्या है? रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जिसको पर कमर्शियल बैंक्स RBI के पास लोन देते हैं। अब देखो इसका मोटिव क्या है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन में RBI क्या करेगा, या डिप्रेशन या रिसेशन की कंडीशन में क्या करेगा? रिसेशन में देखो करेगा क्या? मान लो इन्फ्लेशन है यानी लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, मनी फ्लो क्रेडिट फ्लो इकोनॉमी में ज़्यादा है, तो रिवर्स रेपो रेट को RBI क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट को RBI बढ़ा देगा। मान लो 10% है रिवर्स रेपो रेट, उसे 15% कर देगा। अब इतना करता नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो अब देखो कमर्शियल बैंक अगर बिहार लोन दे रहे हैं तो 10% का ब्याज मिल रहा है, जबकि RBI के पास अगर यही पैसा रखवा देंगे तो 15% मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा पैसा सेफ कहाँ है? RBI के पास है। RBI से ज़्यादा सेफ कहीं पैसा हो नहीं सकता। तो RBI के पास सब लोग अपना पैसा रखवा दें, कमर्शियल बैंक से अपना पैसा रखवा देंगे। तो RBI चाहता यही है कि सारा पैसा किसके पास आ जाए? RBI के पास, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में क्या है? इन्फ्लेशन है, मनी फ्लो ज़्यादा है, क्रेडिट फ्लो ज़्यादा है। तो वो ये रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा ताकि कमर्शियल बैंक अपना सारा पैसा बचा कुचा उसके पास RBI के पास जमा करा दे और इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो मनी फ्लो कम हो जाए, यानी कमर्शियल बैंक की जो लोन देने की कैपेसिटी है वो घट जाए, क्रेडिट फ्लो इकोनॉमी में कम हो जाए, मनी फ्लो इकोनॉमी में कम हो जाए, एग्रीगेट डिमांड या टोटल डिमांड इकोनॉमी में कम हो जाए, जिससे इन्फ्लेशन की समस्या को हल किया जा सके। इसी के उलट अगर डिप्रेशन रजिस्ट्रेशन है तो रिवर्स रेपो रेट को RBI क्या करेगा? कम कर देगा। कहेगा भाई आपको 10% ब्याज मिल रहा था हमारी तरफ से पैसा रखवाने पे, अब हम 5% देंगे। अब सारे बैंक देखेंगे कि यार अगर RBI के पास पैसा रखवाएंगे तो 5% मिलेगा, इससे बढ़िया तो बाहर ब्याज पे दे देते। तो वो सारा पैसा जो RBI के पास ऑलरेडी रखा हुआ भी है या रखने जा रहे थे उसको लोन देंगे।
लोन पे देंगे बाहर पब्लिक को, तो लोन की कैपेसिटी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की बढ़ जाएगी, लोन फ्लो इकोनॉमी में बढ़ेगा, क्रेडिट फ्लो इकोनॉमी में बढ़ेगा, क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा तो मनी फ्लो बढ़ेगा, टोटल डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी में रिसेशन समस्या को हल किया जा सकेगा। ठीक है, इसी तरह एक और होता है बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट का मतलब वही जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। आप कहोगे कि तो रेपो रेट है, रेपो रेट में भी तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कौन सा लोन है? ये लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है, और ये बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी, बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी, बिना कोलेट्रल सहायक जो है सिक्योरिटी सुरक्षा के उस पर दिया जा रहा है। और वही सिचुएशन है कि इन्फ्लेशन होगी या डिप्रेशन होगी तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा, आगे वो लोन महंगा देंगे, और डिप्रेशन की सिचुएशन में बैंक रेट को कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे? जिससे बैंक रेट कमर्शियल बैंक्स को पैसा सस्ता मिले और ताकि वो सस्ता लोन दे। तो सिंपली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट को इन्फ्लेशन में बढ़ाया जाएगा, और रिसेशन या डिप्रेशन की कंडीशन में रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट तीनों को कम किया जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। अच्छा, एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में बाय और सेल करता है, बाय और सेल करता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन्फ्लेशन है या रिसेशन है, तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई खरीदेगा या बेचेगा, बाय करेगा या सेल करेगा? इसको सेल करेगा। देखो, इन्फ्लेशन मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, मनी फ्लो ज़्यादा है, टोटल डिमांड ज़्यादा है, तो आरबीआई किसी भी तरह चाहेगा कि लोगों का पैसा कम हो जाए। तो ये जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के पेपर लेके जाएगा, लोगों को बेचेगा, तो लोगों का पैसा किसके पास आ जाएगा? डायरेक्ट आरबीआई के पास आ जाएगा, यानी लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा ना, और आरबीआई यही तो चाहता है। तो वो लालच देगा या सस्ते में देगा, डिस्काउंट पे देगा, जैसे भी देगा, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगा ताकि लोगों का पैसा आरबीआई के पास आ जाए। इसी तरह अगर रिसेशन, डिप्रेशन है, ऑलरेडी लोगों के पास पैसा कम है, तो आरबीआई चाहेगा कि ये पैसा, लोगों के पास पैसा जाए, है ना, लोगों के पास मनी फ्लो हो, उनकी पॉकेट में पैसा जाए। तो क्या करेगा? आरबीआई बाय कर देगा, जितने भी लोगों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना, उनको सस्ते मतलब कुछ लालच दे के वो करके उनसे खरीद लेगा अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई, ताकि उनके पास क्या हो जाए? पैसा चला जाए, आरबीआई से पैसा निकल के उनकी पॉकेट्स में चला जाए, और वो इकोनॉमी में डिमांड करें, वो इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट हो, जिससे इकोनॉमी में जो है एक तरह से इकोनॉमी को इंजेक्शन मिले, मूवमेंट मिले, और इकोनॉमी में रिसेशन, डिप्रेशन की कंडीशन को सॉल्व किया जा सके। इसके बाद आता है एक मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे सीमांत आवश्यकता। ठीक है, सीमांत आवश्यकता। अब सीमांत आवश्यकता का मतलब होता है लोन और लोन के लिए दिए जाने वाली कोलेटरल सिक्योरिटी का डिफरेंस। हिंदी में इसे है ना, मान लो आप 1 लाख का लोन लेने गए, तो आपको अगर 1 लाख के लोन के लिए 1,20,000 की सिक्योरिटी रखवानी पड़ रही है, क्योंकि ज़्यादा सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। आप बोलोगे मेरी 10,000 की घड़ी है, मुझे 10,000 का लोन दे दो, कौन देगा आपको? कभी भी आप 10,000 की घड़ी है तो आपको 5,000 का, 8,000 का लोन नहीं मिलेगा, है ना, लोन मिलेगा, क्योंकि कम का मिलता है ना, जितने आप गिरवी रखवा रहे हो जो भी चीज़, उससे तो कम ही मिलता है। तो मान लो आपको लोन 1 लाख का चाहिए, आपको लोन के लिए जो सिक्योरिटी है वो 1,20,000 की रखवानी पड़ रही है, तो इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इस डिफरेंस को ही मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अब सवाल यह है कि जब इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई है, या रिसेशन है, तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को यानी इस डिफरेंस को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा? इसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर इसको मान लो अब आरबीआई ये कह दे कि भाई आपको 1 लाख के लोन के लिए आप 1,50,000 रुपये रखवाने पड़ेंगे, यानी डिफरेंस बढ़ा दे, तो लोग तो डिमोटिवेट हो जाएंगे लोन लेने के लिए, कहेंगे कि भाई पहले तो 1,20,000 रखवाने पड़ रहे थे, अब 1,50,000 रखवाने पड़ रहे हैं, तो उनकी वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, लोन कम लेंगे, इकोनॉमी में लोन कम लिया जाएगा, क्रेडिट फ्लो कम लिया जाएगा होगा, तो जिससे इन्फ्लेशन की कंडीशन को सॉल्व किया जा सकेगा। इसी तरह अगर रिसेशन है, मंदी है, डिप्रेशन है, तो आरबीआई क्या करेगा? इस डिफरेंस को कम कर देगा, यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा कि भाई 1 लाख का लोन लेना है, अब आप 1 लाख के लोन के लिए केवल 1,05,000 ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा कराओ और लोन ले जाओ। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने से क्या होगा? इकोनॉमी में मनी फ्लो, क्रेडिट फ्लो, एग्रीगेट टोटल डिमांड, ये सब बढ़ेगी और लोगों के पॉकेट में पैसा जाएगा, लोग डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, जिससे प्रोडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, जिससे रिसेशन और डिप्रेशन की समस्या को हल किया जा सकेगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है क्रेडिट
क्रेडिट रैशनिंग में क्या करता है आरबीआई, जो कुछ बैंक्स है ना, साख की जो है वो रैशनिंग कर देता है, यानी कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए कितना लोन देना है उसका फिक्स कर देता है, ठीक है, फिक्सेशन कर देता है कि भाई इस सेक्टर के लिए इतना ही लोन दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर इन्फ्लेशन है तो इस क्रेडिट रैशनिंग को बढ़ा देगा, और रिसेशन है, डिप्रेशन है, तो इस क्रेडिट रैशनिंग को कम कर देगा। ओ सॉरी, इन्फ्लेशन है तो इस क्रेडिट रैशनिंग को कम कर देगा, यानी को लोन कम दिया जाएगा पर्टिकुलर सेक्टर्स में। और अगर डिप्रेशन है, रिसेशन है, तो इस क्रेडिट रैशनिंग को बढ़ा देगा, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फ्लो किसी भी सेक्टर में बढ़ सके। और इसके अगला है मोरलाइजेशन। तो जब आरबीआई की बात, आरबीआई क्या करता है, जब कोई बैंक नहीं मानता तो प्यार से उसको मोरल सुएशन करके उसको पटाता है, परसुएट करता है कि कोई से भी कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि भाई आपको ऐसा ऐसा फॉलो करना है मेरी गाइडलाइंस को, तो ये इसे मोरल सुएशन बोलते हैं। सवाल ये है कि जितने भी मैंने ये पॉलिसीज़ बताई ये क्वांटिटेटिव हैं क्या है, तो यह सब है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है ये सब? मॉनेटरी पॉलिसी हैं। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती हैं, क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव, हिंदी में ये मात्रात्मक और गुणात्मक। तो ये जो मैंने रेपो रेट बताया, ये मैंने रिवर्स रेपो रेट बताया, ये मैंने बैंक रेट बताया, ये मैंने सीआरआर बताया, एसएलआर बताया, ओपन मार्केट ऑपरेशन बताया, ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव पॉलिसी हैं। इसके अलावा मैंने मार्जिनल रिक्वायरमेंट बताया था, अभी यहाँ लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं सब, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इसके अलावा मैंने अभी बताया था आपको क्रेडिट रेशनिंग और मोरलाइजेशन, ये सब क्या, या फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट का मतलब जब कोई बैंक नहीं मानता ना, तो बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, डायरेक्ट कार्रवाई कर देता है, लाइसेंस कैंसिल करना, ये सब। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट, ये सब क्वालिटेटिव पॉलिसी हैं आरबीआई की। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉलो करता है? आरबीआई। और फिस्कल पॉलिसी कौन फॉलो करता है? गवर्नमेंट। अब ये तो आपको पता लग गया कि आरबीआई करता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो ये फिस्कल पॉलिसी होती है, क्या ये इसमें भी कोई टूल्स है? आरबीआई के पास तो बहुत सारे टूल्स हैं इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई के, गवर्नमेंट के पास भी कुछ टूल्स हैं, गवर्नमेंट जो करती है। गवर्नमेंट के पास है टैक्स। गवर्नमेंट क्या करती है इन्फ्लेशन में टैक्स को, अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में है ना, देखो ऐसे फिस्कल, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या रिसेशन है तो टैक्स को क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी, और रिसेशन है टैक्स को घटा देगी। और दूसरा टूल है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट खर्चा भी करती है, यानी जैसे सब्सिडीज़ वगैरह पे देना। तो अगर इन्फ्लेशन है तो टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, गवर्नमेंट घटा देगी, है ना, अपने पास से कम खर्चा करेगी, ताकि लोगों के पास के पैसे खुद खर्च हो, सब्सिडीज़ वगैरह कम देगी सरकार। और अगर रिसेशन है, डिप्रेशन है, जो कि आज की डेट में चल रहा है कोरोना पैंडेमिक के बाद, तो गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देगी सब्सिडीज़ पर, दवाइयों पर, फ्री स्कॉलरशिप्स वगैरह पे, ताकि लोगों पे पैसा जाए, ताकि लोग रिसेशन से लोग उभरें और निकलें। तो देखा होगा आपने कोरोना पैंडेमिक के बाद गवर्नमेंट खूब खर्चा कर रही है, खूब जो है सब्सिडीज़ वगैरह ये सब दे रही है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट भी अपने टूल्स अपनाती है फिजिकल पॉलिसी। लेकिन सवाल ये है कि जो आरबीआई है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कौन से टूल्स अपनाता है? केवल यूज़ कर रहा है आजकल, वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ही छेड़ता है, बाकी चीज़ों को वो सीआरआर एसएलआर या अब नहीं छेड़ता है, ठीक है। अब ये देखो, एक क्वेश्चन है कि एक फार्मर जो है वो वीट के बदले क्लॉथ एक्सचेंज करता है, तो ये कौन सा सिस्टम है? बार्टर है, मॉनेटरी एक्सचेंज, तो जाहिर सी बात है ये बार्टर सिस्टम है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है कि ए के पास एक गुड है जो बी चाहता है, और बी के पास एक गुड है जो ए चाहता है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि क्या डैश है मनी रेफर्स टू द मनी बैक्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, लीगल, फियाट, ऑथराइज्ड। तीनों का मतलब है, फियाट मनी भी वही जो बैक है, गवर्नमेंट बैक करती हो, जिसे गवर्नमेंट इशू करती हो। लीगल का मतलब यही है, अथराइज्ड का मतलब यही है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर है इसका। इसमें आंसर में जो है ऑथराइज्ड दिया हुआ है कि ऑथराइज मनी होती है वो जो अथॉरिटी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा बैक होती है। अब देखो फियाट मनी का तो हमें पता है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चलती है। लीगल मनी का ऐसे कोई टर्म है नहीं, लीगल टेंडर तो है, लीगल नहीं है, लीगल टेंडर है। तो इसका आंसर दे रखा है सी। जो चेक्स हैं वो एग्जांपल्स ऑफ फिड्यूशरी मनी, फियाट मनी या लीगल मनी। तो चेक्स एग्जांपल हैं फिड्यूशरी मनी के, ठीक है। जैसे हमें पता है कि फियाट मनी वो होती है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चलती है, और फिड्यूशरी मनी आपसी ट्रस्ट पर चलती है, जिससे आपकी मर्जी है आप चेक लेना चाहें या न ला चाहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे।